जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कैफेट आज के लेक्चर में एज यूजुअल हमारे लेक्चर के दो हिस्से होंगे। एक हिस्से में हम एग्जामिनेशन क्वेश्चन यानी आप होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे और दूसरे हिस्से में हम नए कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। पहले पार्ट ए जो कि था आपकी होम असाइनमेंट, छोटी सी होम असाइनमेंट थी, सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे। स्टार्ट करते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा ये छोटा है, लेकिन उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। नहीं नज़र आ रहा तो आपके सामने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया उनमें भी ये क्वेश्चन है। ब्रीफली क्वेश्चन 1, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन ऑडिटर वैल्यूएट्स द सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। सबसे अहम लफ्ज़ कौन सा है? पावर वर्ड कौन सा है? सफिशिएंट। अंडरलाइन कर लें। इसका मतलब हमने सिर्फ सफिशिएंसी को डिस्कस करना है, अप्रोप्रिएटनेस को डिस्कस नहीं करना। अप्रोप्रिएटनेस नहीं पूछा उसने। सफिशिएंसी में मुझे बताइए कि हम क्या लिखेंगे? सफिशिएंसी किस पे डिपेंड करते हैं? क्वांटिटी ऑफ एविडेंस, ठीक है, विच इज फैक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर्स थे? रेस, मटेरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। एक चीज, एक मिनट है, एक स्टूडेंट कहने लगे मटेरियलिटी को एक्सप्लेन करने। अभी हाइब्रिड में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा तो मैं असाइनमेंट के बहाने साथ में क्वेश्चन में डिस्कस। मटेरियलिटी का क्या ताल्लुक है? मटेरियलिटी का ताल्लुक ये है कि अगर जिन आइटम्स को आप वेरीफाई करने जा रहे हैं वो हाईली मटेरियल हैं, यानी हाईली सिग्निफिकेंट हैं। मटेरियल होना या सिग्निफिकेंट होने का मतलब है उनकी अमाउंट ज़्यादा है, तो आपको एविडेंस भी कौन सा चाहिए? ज़्यादा चाहिए। नहीं, ज़्यादा अमाउंट होगी तो एविडेंस कम चाहिए क्या? ज़्यादा चाहिए। अमाउंट मटेरियल होगी, सिग्निफिकेंट होगी, हाई होगी, तो कितना एविडेंस सफिशिएंट होगा? मोर और लेस? मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल थी इसमें कंट्रोल्स की थी। कंट्रोल से बताइए। कंट्रोल्स इसलिए कि अगर कंट्रोल स्ट्रांग होंगे तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। रिस्क कम हो जाता है तो हमें प्रोसीजर यानी एविडेंस भी कम चाहिए। क्लियर? अच्छा, एक स्टूडेंट ने एक अच्छा कंसेप्ट इसमें पिक किया। उन्होंने कहा सर ये जो सफिशिएंसी के फैक्टर्स हैं आपने पढ़ाई, ये तो समझ आ गए, ये जितने भी फैक्टर हैं। एक और फैक्टर भी तो होना चाहिए जो इसमें नहीं है। वो क्या? लेवल ऑफ एश्योरेंस। कि अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई है तो मोर एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, और अगर लेवल ऑफ एश्योरेंस मॉडरेट है तो फिर लेस एविडेंस। कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्कस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम जितने भी डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑडिट के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। क्योंकि चैप्टर 2 से ऑनवर्ड मैंने आपको बताया था जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, कौन से पढ़ेंगे? तो ऑडिट के कंसेप्ट के अंदर रहते हुए हम रिव्यू को डिस्कस नहीं कर सकते। समझ रहे हैं? वरना कंसेप्ट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जिक्र क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे जिक्र सिर्फ ऑडिट के फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं, रिव्यू के फैक्टर्स को डिस्कस नहीं कर रहे। क्लियर जी? चलिए, ये क्वेश्चन इजी था। जी जी। अच्छा, क्या इसमें एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी है या सिर्फ फैक्टर्स लिख दें तो काम चल जाएगा? हाँ, फैक्टर्स लिखते तो काम चल जाए। 4 मार्क। मैंने एडिशनली कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक्सप्लेनेशन भी शेयर कर दी थी कि किस केस में एविडेंस आई, वरना नॉर्मली एग्जाम क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं होते। लेकिन चूंकि आगे चल के कंसेप्ट में हमने ये नॉलेज यूज करना है, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दिया। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पॉइंट ये है कि अगर आपकी असेसमेंट ये है, क्या है असेसमेंट आपकी? कि रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट हाई होगा, तो आपको चाहिए कि एविडेंस भी हाई कलेक्ट करें। जैसे आप मुझे ये बताइए, बिजनेस लॉ और ऑडिट 2 सब्जेक्ट हैं, आपकी असेसमेंट के मुताबिक किसमें रिस्क ऑफ फेलियर ज़्यादा है? ऑडिट में। तो किसमें एविडेंस ज़्यादा होना चाहिए? यही कंसेप्ट इधर बता रहा है। इसी तरह हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एरियाज होते हैं ना, कोई सेल्स है, कोई परचेज है, कोई डेटर्स है, हर एक में एक जैसा रिस्क नहीं होता। कुछ एरियाज में रिस्क ज़्यादा है, कुछ में कम है। जिनमें रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे हाई एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा, जिनमें रिस्क कम है
कम एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मली सेल्स में रिस्क हाई होता है, ठीक है, लेकिन रिपेयर एक्सपेंसेस में रिस्क निस्बतन कम होता है। तो वेरीफाई दोनों को करेंगे, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन हाई रिस्क वाले एरिया यानी सेल्स में हम प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और जो फॉर एग्जांपल रिपेयर एक्सपेंस या रेंट एक्सपेंस है, उसमें तो रेंट एग्रीमेंट देख लिया, कैलकुलेशन मैच कर ली, खत्म कहानी। आगे ये कंसेप्ट समझ इसका। और कोई क्वेश्चन? आगे चलता है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस एंड ईच हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। हर एक की रिलायबिलिटी ऐसे या डिफरेंट सोर्सेज होते हैं ना। लिस्टेड बिलो आर सम पेयर्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एविडेंस। अच्छा ये सुन लीजिए, ये क्वेश्चन एक तीर से दो शिकार करता है। एक ही आपका रिलायबिलिटी का कंसेप्ट पक्का करवाता है, और दूसरा ये आपका एविडेंस, आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं ऑडिट के, ये हिडन कंसेप्ट इसके अंदर छुपा हुआ है। ये आपको हिडन फॉर्म में उसके भी प्रैक्टिस करवाता है। अनइंटेंशनली आप ये सीखते जाते हैं कि अच्छा ये सारे प्रोसीजर भी हम प्रैक्टिस में परफॉर्म करते हैं, ये भी परफॉर्म करते हैं। तो बज़ाहिर ये रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का क्वेश्चन है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये आपको ये भी बताता है कि किस एरिया में कौन कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। ये प्रोसीजर आगे चल के आप देखेंगे, चैप्टर 10 में आएंगे ये प्रोसीजर, लेकिन चूंकि पहले समझे होंगे तो वहाँ पे आसानी होगी। अब उसने हर एक का पेयर बनाया है, हर एक आपने बताना है पहले वाला ज्यादा रिलायबल है कि दूसरे वाला, और रीजन भी बतानी है। सेंडिंग कंफर्मेशन लेटर टू बैंक वर्सेस एग्जामिनिंग क्लाइंट्स बैंक स्टेटमेंट। कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलायबल क्यों भला? एक्सटर्नल ना ना ना, बैंक स्टेटमेंट भी एक्सटर्नल होती है, वो भी बैंक ही भेजता है। इसकी रीजन एक्सटर्नल नहीं है, इसकी रीजन है डायरेक्ट। बैंक स्टेटमेंट पहले क्लाइंट को मिलती है, फिर क्लाइंट हमें देता है, जबकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन का जवाब डायरेक्ट ऑडिटर को आता है। समझ आया दोनों में फर्क? ध्यान ही नहीं था आपका इस तरफ, क्या कहीं और ही। बी एन एग्जामिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल एक्विजिशन वर्सेस ऑडिटर्स रिकैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। क्यों रॉ मटेरियल एक्विजिशन क्यों नहीं? ये भी डायरेक्ट है। रॉ मटेरियल एक्विजिशन डायरेक्ट नहीं है, ये मैनेजमेंट ना 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 ना, दोनों ही इंटरनल है, लेकिन एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। एक क्लाइंट के थ्रू कौन सी डॉक्यूमेंट मिल रही है? रॉ मटेरियल वाली, और कौन सी? खुद रिकैलकुलेशन। जो ऑडिटर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर एविडेंस हासिल, वो डायरेक्ट का मतलब समझिए, डायरेक्ट में और एक्सटर्नल में फर्क है। डायरेक्ट का मतलब होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्लाइंट, और एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एविडेंस मिलना। दोनों फर्क है। यहाँ पे मसला है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन दोनों, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट है इंटरनल दोनों। फर्क फिर किस वजह से हमने डिसाइड किस फैक्टर की बेस पे किया? डायरेक्ट होने की वजह से। ऑडिटर ने रिकैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेशन नहीं है, रिकैलकुलेशन, रीचेक, ये चेक ही कर रहा है। रिकैलकुलेशन है, कैलकुलेशन नहीं है, रिकैलकुलेशन है। रिकैलकुलेशन में और कैलकुलेशन में क्या फर्क है? कैलकुलेशन का मतलब पहली दफा करना, वो क्लाइंट करेगा। रिकैलकुलेशन का मतलब रीचेक करना। नहीं कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई, यहां तक क्लियर? सी डिस्कस द लाइकलीहुड एंड अमाउंट ऑफ लॉस इन ए लॉ सूट, लीगल केस है अगेंस्ट क्लाइंट विद क्लाइंट्स इन हाउस लीगल काउंसिल वर्सेस डिस्कसिंग विद द सीए फर्म्स ओन लीगल काउंसिल। यानी एक क्लाइंट का वकील है, लीगल काउंसिल मींस वकील, और एक सीए फर्म का अपना वकील है जो फर्म में। किसकी बात ज्यादा रिलायबल? सीए फर्म वाले की। क्यों? एक्सटर्नल सोर्स। शाबाश, एक्सटर्नल है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं। डी एग्जामिनिंग सेल इनवॉइसेस व्हेन सेवरल कंपिटेंट एम्प्लॉयज आर चेकिंग ईच अदर्स वर्क वर्सेस एग्जामिनिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय ए कंपिटेंट पर्सन ऑन ए वन पर्सन स्टाफ। एक काम एक बंदा कर रहा हो तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बेहतर है कि एक से ज्यादा?
क्यों भला? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी से कैसे कंट्रोल इंप्रूव होता है? क्योंकि एक बंदा अगर एरर या फ्रॉड होगा तो एक ट्रांजैक्शन पे और लोग भी है ना, वो दूसरा बंदा उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसमें पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं सब, लेकिन कंट्रोल मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डी क्लियर जी? ई शिपिंग डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स क्या है? जैसे गुड डिस्पैच नोट वगैरह, प्रीपेड बाय क्लाइंट्स डिस्पैच डिपार्टमेंट वर्सेस सेल्स कंफर्म्ड बाय कस्टमर। क्यों ये क्यों? एक्सटर्नल है, शाबाश, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, कंफर्म रिसीवेबल विद इंडिविजुअल कस्टमर। अच्छा ये टेक्निकल है। कंफर्म रिसीवेबल विद इंडिविजुअल कस्टमर वर्सेस कंफर्मिंग अकाउंट्स रिसीवेबल विद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले एक छोटा सा रियल केस सुन लें। एक रियल केस, वहाँ एक क्लाइंट में हम गए तो कंफर्मेशन नॉर्मली हमारे सिलेबस की हद तक वो 4 पार्टीज पे अप्लाई करवाता है। जब कंफर्मेशन का मतलब होता है जब हम थर्ड पार्टीज को, किसी आउटसाइड पार्टीज को लेटर लिख के उससे पूछते हैं बताओ क्लाइंट के साथ तुम्हारा क्या लेन देन चल रहा है। वो हमारे सिलेबस की हद तक 4 एग्जाम्पल्स होंगी मैक्सिमम। डेटर का केस, डेटर से पूछते हैं हम कन्फर्म लेटर सेंड करके रिटर्न, क्रेडिटर से, बैंकर से, लॉयर से। लेकिन प्रैक्टिस में मजीद एग्जाम्पल भी हैं, जैसे इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास हो उससे भी पूछा जा सकता है। बाज़ औक़ात क्लाइंट ने, हमारी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की होती है और शेयर्स क्विक सेल परचेज के लिए ब्रोकर के पास रखवाए होते हैं फिजिकल फॉर्म में, उससे भी कंफर्मेशन लेटर सेंड कर सकते हैं। हमारा जो केस था जिसकी मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, वो था क्लाइंट की लायबिलिटी साइड पे उसने जो ग्रेचुटी होती है, ये या वो क्या कहना चाहिए, वो जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे लमसम अमाउंट में, नहीं रिडेंडेंसी तो होते हैं जब एम्प्लॉय को निकालते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसे कहते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में एक तो पेंशन होता है ना, हर महीने मिलते हैं। प्रोविडेंट फंड, हाँ प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल बिल्कुल प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी रिकॉर्ड की हुई। कंपनी के कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, कोई मेरा हाल 30-40 के करीब एम्प्लॉयज थे जिनका प्रोविडेंट फंड रिकॉर्ड उन्होंने किया हुआ था। अब हमने क्या किया, सैंपल बेस के ऊपर कुछ एम्प्लॉयज को सेलेक्ट किया और उनको कंफर्मेशन लेटर भेजा कि बताइए कंपनी के मुताबिक उन्होंने आपको 4 लाख रुपए देने हैं प्रोविडेंट फंड, जब आप रिटायर होंगे आपको 6 लाख देने हैं, आप 3 लाख देने हैं, बताइए आपके मुताबिक बैलेंस क्या है। पर्पस क्या था, ताकि क्रॉस चेक हो जाए, पता चल जाए जो कंपनी ने अमाउंट रिकॉर्ड की है वो ठीक है कि नहीं। अगले दिन ये एम्प्लॉयज मिठाई के डब्बे लेके ना पहुंच गए, वो चूँकि उधर ही ऑफिस में बैठे थे एम्प्लॉयज तो वही थे। हमने कहा भाई ये क्या चक्कर, वो कहते हैं सर आज से पहले तो हमें पता ही नहीं था कि हमें कोई पैसे मिलने भी हैं, ये तो आपने लेटर लिखा है तो हमें पता चला, अच्छा हमें इतने पैसे मिले, हमारी तरफ से यस है, जितना भी अमाउंट है हमारी तरफ से यस। मुझे बताइए क्यों उनको नहीं पता था कि उन्हें कितनी अमाउंट मिलनी है? वो नॉलेजेबल नहीं थे, वो डिटेल कैलकुलेशन करने के काबिल नहीं थे। कंपनीज, क्योंकि उनका सिस्टम, एम्प्लॉइज का सिस्टम डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम में नहीं था, सिंगल एंट्री पे था, कैश बेसिस पे था। इसीलिए याद रखें अगर हमने कंफर्मेशन करनी होती है ना तो एक दफ़ा पहले सोच लें जिस पार्टी से बैलेंस कंफर्म या इन्फॉर्मेशन कंफर्म करवा रहे हैं क्या वो नॉलेजेबल कॉम्पिटेंट पार्टी है। अगर वो नॉलेजेबल नहीं है, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर उससे कंफर्मेशन लेटर सेंड करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब आप खुद बताइए, इस ऑडिटर ने बैलेंस कंफर्म किया है इंडिविजुअल कस्टमर से, इंडिविजुअल, इस कंपनी के क्लाइंट्स में इंडिविजुअल कस्टमर्स भी होंगे और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी होंगी, ठीक है, दोनों से एविडेंस मिलता है, कोई प्रॉब्लम। लेकिन ज्यादा रिलायबल एविडेंस कौन देगा? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन फेस करना पड़ेगी जब आप किसी बैंक का ऑडिट करने के लिए जाएंगे ना, तो बैंक ने लोगों के पैसे अपने पास रखे होते हैं, उसके कस्टमर में कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी होते हैं, कंपनीज जिनमें मिलियंस ऑफ रुपीज, और सैलरीड पर्सन भी होते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल जिनमें हज़ारों रुपए होते हैं और मंथ एंड पे बात वो भी नहीं होते। अब दोनों, अब आप खुद बताइए एज ऑडिटर कंफर्मेशन लेटर आप कंफर्म करवाने के लिए दोनों को भेजेंगे, किसका ज्यादा रिलायबल होगा?
कंपनीज का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनका सिस्टम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, उनमें चेकिंग, उनमें कंट्रोल ज्यादा होते हैं। तो ये कंसेप्ट समझ आया, कंफर्मिंग रिसीवेबल। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल्स ये प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर चलते हैं। जी जी, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये हरगिज नहीं कह रहा, ध्यान में रखिएगा, कि इंडिविजुअल कस्टमर से कंफर्मेशन ले ही ना, मैं ये नहीं कह रहा। मेरे क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद ये हरगिज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि हाँ ये लेस रिलायबल है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कंफर्मेशन के साथ साथ कुछ दूसरे प्रोसीजर से भी एविडेंस लेना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन, इंडिविजुअल्स के केस में सिर्फ कंफर्मेशन काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो लेस रिलायबल हो गए। क्लियर जी? आगे चलते हैं जी। ए बैंक कंफर्मेशन वर्सेस ऑब्जर्वेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन कैश रिसीट्स एंड रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर। अब बताइए इनमें से कौन सा है? क्योंकि ये रिटर्न है, रिटर्न वो ऑब्जर्वेशन है। अभी ऑब्जर्वेशन का एक मसला आज आप सीखेंगे। ऑब्जर्वेशन में एक मसला है। वैसे तो ऑब्जर्वेशन चूंकि ऑडिटर डायरेक्ट एविडेंस ले रहा होता है ना, तो ये रिलायबल है, लेकिन इसमें एक मसला है जिसकी वजह से इन दोनों में से कंफर्मेशन जीत जाता है। क्या मसला है भला? ऑब्जर्वेशन सिर्फ उस वक्त के लिए वैलिड है जब कोई ऑब्जर्व कर रहा हो, जब हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है। अगर हम जाके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व करते हैं कि एक नहीं दो लोग काम कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता चल गया कि आज के दिन में 2 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले पूरे साल में 2 लोग काम करते रहे हैं, ये एविडेंस नहीं मिलेगा। सब तो ऑब्जर्वेशन जो है वो लिमिटेड होती है उस पॉइंट ऑफ टाइम तक, ठीक है। अभी अगर प्रिंसिपल साहब के देखें कि ये चेक करते हैं टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं, और क्लास में आके बैठ जाएं, और तब मैं बड़ा भाग दौड़ करके एग्जाम्पल्स दे के और प्रोजेक्टर ऑन करके डिस्कशन करना शुरू कर दूँ, क्या इसका ये मतलब है कि मैं हमेशा इसी तरीके से काम करता हूँ? नहीं, ये नेचुरल है। जब लोगों को पता चलता है ना कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अलर्ट हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कोई बंदा जब देख रहा हो तो अलर्ट हो जाते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह ताला माफ़, ऐसे ही है ना। हाँ, लेकिन जी सोल्यूशन में इंडिपेंडेंट, हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट रीजनिंग डिफरेंट हो, ये इंडिपेंडेंट भी है, बिल्कुल एक्सटर्नल भी है ना। बैंक कंफर्मेशन है, बैंक कंफर्मेशन ही ज़्यादा रिलायबल ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। उसने असल में बैंक कंफर्मेशन का प्लस लिखा है, मैं आपको ऑब्जर्वेशन का नेगेटिव बता रहा हूँ। वो भी ठीक है कि बैंक कंफर्मेशन इंडिपेंडेंट होती है। हाँ 2 रीज़न लिख दे, दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों लिख सकते हैं आप। अगर रिलायबिलिटी के आपके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जैसे एक्सटर्नल भी है और रिटर्न भी है, तो क्या लिखेंगे? दोनों लिख दें, दोनों लिख दें। हाँ, सेग्रीगेशन ड्यूटीज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है ना। सेग्रीगेशन ड्यूटीज का मतलब यह है कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है, मतलब समझें इंटरनल कंट्रोल का कंसेप्ट यह है कि क्लाइंट किस तरीके से काम करता है, ये है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले और आपको इससे लगे कि ये काम करने का तरीका अच्छा है, वो कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। और अगर कोई इंफॉर्मेशन मिले और पता चले काम करने, आपके ख्याल में, आपकी जजमेंट में काम करने का ये तरीका अच्छा नहीं है, क्या इंटरनल कंट्रोल वीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, टीचर का वक्त पे क्लास शुरू करना आपके ख्याल में ये काम करने का तरीका अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है? कॉलेज का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, टेस्ट चेक हो के आपको वापस नहीं मिलते हैं तो 3 हफ्ते के बाद ये काम कर, अब जजमेंट आपकी क्या कहती है, ये काम करने का तरीका अच्छा है, वीक, ये इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इंटरनल कंट्रोल का ध्यान में रखना। एग्जाम्पल से मुझे कंसर्न नहीं है, एग्जाम्पल को ध्यान में, मुझे बड़े कंसेप्ट से गर्ज है कि क्या आपको ये पता है कि इंटरनल कंट्रोल क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इंटरनल कंट्रोल है काम करने का तरीका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका रिजल्ट है। स्टूडेंट्स की जो फीस देते हैं स्टूडेंट,
वो फीस रिकॉर्ड होती है, वो आप देखा पर्चियां काट रहा होता है, वो फीस रिकॉर्ड वो क्या है, जो फीस जिस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है ना, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पे ये इंश्योर करना, अब आपने गलत साइड में चले जाना कि क्या सारे स्टूडेंट फीस दे रहे हैं कि नहीं, ये चेकिंग करना, ये गुड है कि बैड है, गुड है, शाबाश, बिल्कुल गुड है। इससे सही रेवेन्यू रिकॉर्ड होने में हेल्प मिलेगी। तो इंटरनल कंट्रोल को समझें, एग्जाम्पल्स 2-4 भी समझ आ गई, 2-4 नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बड़े कंसेप्ट से करता है। इंटरनल कंट्रोल समझ आए, काम करने का तरीकाकार क्या है, ठीक है। वो किसी भी बिजनेस, बैंकिंग के काम करने का तरीकाकार कुछ और होता है, टेक्सटाइल सेक्टर के काम करने का तरीकाकार कुछ और है, शुगर में तरीकाकार कुछ और, लेकिन आपको सिस्टम नो जी करे जी चालू है जी। चलिए, तो ये काम करने का तरीकाकार कंपनी टू कंपनी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपकी जजमेंट आपको बता देती है कि ये अच्छा तरीकाकार चल रहा है कि नहीं चल रहा। चलिए, अच्छा, इसके साथ हमारी असाइनमेंट होगी कंप्लीट। चलिए जी, असाइनमेंट कंप्लीट, असाइनमेंट को करते हैं कंक्लूड। जी जी पूछिए क्या सवाल। अच्छा, अब चलते हैं हम लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ। पॉज कीजिएगा।